पड़ेंगे या हम इंशाअल्लाह की सफाई करवाएंगे। मैं उनका खास करके उस दोस्त का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो नींद से उठते आए, सवेरे खुद भी उन्होंने सफाई करवा के ये इंतजाम किया है। और उसमें कुछ दिक्कत आई, जो आने वाले कुछ वापस चले गए, तो फोन भी है मेरे पास कि आप कहाँ हो, अब दिन बुला के आप मिले नहीं, तो उसके लिए असुविधा हुई। तीसरी बात ये, आपको पता है जितने लोग बैठे हैं सभी, मैंने खुद फोन किए हैं सभी को। एक होते ना जनरल मीटिंग बुलाई, इश्तेहार किए, हम चाहते थे कुछ डिस्कशन, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, पिछले 45 साल में 20 साल की उम्र में राजनीति में आया था। 20 साल की मेरी उम्र थी, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आया मैं, और मेरे लिए गर्व की बात है, मैंने भगत सिंह को पढ़ा और भगत सिंह को पढ़ के राजनीति में आया। और 20 साल की उम्र में मैं 2 महीने जेल भी जाया था विद्यार्थी आंदोलन के अंदर। वो तजर्बे शुरू हुए और लोगों में काम करते करते सीखा है। और इस जमीन के प्रति, जिस जमीन में बड़ा हुआ, मेरे को कई बार कई सवाल करते हैं। मैं एक बार शादी में चला गया तो मेरे को बोले, यार तुम थोड़ा पेंट कमीज पहन लो, तो मैंने यार मैं पेंट कमीज में थोड़ी असुविधा महसूस करता हूँ। बोले लोग क्या कहेंगे? मतलब जो मेरे को जानते उनको पता यार बाहर जा रहा है कि मैं पेंट कमीज में जाऊँ चाहे कुर्ते पजामे में जाऊँ। जो नहीं जानते उनका मेरे वास्ता नहीं, चलो कलकी लगा के चलो, जब मैं पेंट कमीज पहन के चलो। तो ये मेरा अपना शहर है। मेरे घर यहाँ के दूसरे राजनीतिकों के बजाय मैं 90% लोगों को पर्सनल जानता हूँ। नई पीढ़ी की असुविधा है, मेरे बच्चों का नाम तो शादी में बैठे, ये मेरे साथ बैठे मेरे दोस्त, पीछे फौजी साहब होके बाद में मास्टर बन के भी आए हैं। ये पीछे लगभग सभी को मैं चेहरे भी पहचानता हूँ, नाम भी पहचानता हूँ। तो ये मीटिंग इस वास्ते हमने बुलाई थी कि मैं एक और सच बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं लंबा तारीख खेलने के बाद कुछ विचारधाराओं के अंदर टकराव था जिस पार्टी में पहले मैं काम कर रहा था, और 20 में आके उस पार्टी से मेरा तोड़ विछोड़ा हो गया। उस पर भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मेरा अतीत, मेरे को अतीत पे गर्व है। मैं आज भी आपके बीच में खड़ा हूँ, और मैं सिर्फ कोहाना में नहीं काम किया, मैं एक फौजी की तरह रहा हूँ। जहाँ मेरी ड्यूटी लगी, मैंने 7 साल 2 साल इंसान भी गुजारे हैं, सिर्फ आंदोलनों में रहा हूँ। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, मेरे जो दोस्त आए हुए हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे आए हुए हैं, मैं 45 साल के जीवन में एक आदमी को मानता हूँ जो अभी कह देकर पानी मेरे पैसे खाए। मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, जब मेरे परिवार के किसी आदमी ने करप्शन की, एक आदमी ले आओ जो आप सजा दौर में लेने के लिए तैयार हो। किसी का उल्लंघन हो सकता है कि कभी आदमी गुस्से में किसी तलखी से बोल गया हो, वैसे मैं परहेज करता हूँ उससे भी। हाँ, मैं बोलता हूँ गुस्से से, गुंडों के खिलाफ बोला हूँ, मैं अफसरों को भी, मैंने अफसरों के साथ भी कर लेता हूँ तलखला में। हर साधारण नागरिक कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे साथ बोलते हुए कभी मैं, क्योंकि मैं बेटा हूं आम आदमी का, मैं आम आदमी का बेटा, आम परिवार में पैदा हुआ। कितने लोग जो मेरे साथ पढ़े, जो आज चर्चा के लिए हम बुलाया था, मैंने सलाह मशवरा करना चाहते थे। अभी सवेरे आए थे, दोस्त मिला कि तहसील के अंदर जो एफिडेविट है वो लगते हैं, वो 100 रुपए वाला 150 में मिल रहा है। बैठे मेरे सामने 100 वाला 150 में मिल रहा है। ये एक सिर्फ तस्वीर एक नहीं है शहर की। लगभग मेरे को पता है कि मैं एक दिन यहाँ सर्विस करवा रहा था हिसार में, तो यहाँ से यादव साहब है, उन्होंने मेरे को पहचान लिया, साथ उनकी बेटी थी, वो भी गाड़ी की सर्विस करवा रहे थे। तो चर्चा चल पड़ी, बोला बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी के साथ रहा। पहले 10,000 लगते थे और काम के बाद देने पड़ते थे, अब 40,000 मांगते हैं एडवांस में। काम होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, पत्रकार सुन रहे हैं, उसको नोट करें, लिख दे मेरे नाम से। करप्शन इस हद तक चली गई है कि करप्शन बढ़ रही है लगातार। अगर कोई अफसर पैसा लेता है, पैसा ऊपर तक जाता है। हमारे यहाँ नशे बढ़े हैं, नशे का प्रकोप बहुत बड़ा है, शहर के अंदर भी है। रोज मौतें हो रही है नौजवान लड़कों की जिनको नशे की आदत पड़ी है। स्मैक, उन स्मैक पीने वालों, यहाँ तो ये शक है लड़कों का, पुलिस सप्लाई कर रही है नशों को। क्योंकि मेरे गांव के अंदर मैं सवेरे शहर को जाता हूँ, तो बोडी वाली सड़क के ऊपर मैं पहले कभी देखा नहीं, 30 मिलती सवेरे 5 बजे। मैंने कहा कुछ बढ़िया अलर्ट है, 5 बजे सड़क पे भी घूम रही है। मेरे को शक हुआ। एक दिन गांव के लोगों ने पंचायत की कि यार नशे के खिलाफ आप चले। हमने एक फैसला किया कि जो आज तक जिसने बेची है उसकी आज तक माफी, आज से बाद जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये फैसला किया हमने पंचायत के अंदर। और आप घर घर चलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, जिनको नशे की आदत उसका इलाज करवाया जाए, वो बीमार है।
वो पकड़ में आ चुका, उसको आप सजा नहीं कर सकते, बीमार को इलाज करवाना पड़ेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, जो नशा पी रहा है उसको पकड़ लेते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, बोला नहीं तो अंदर मरेगा, थाने की नशा मांगता, हम क्या करेंगे। तो जब हम गए वहां एक बस्ती के अंदर हमारी, तो पहले वो माँ भी डरती, बाप भी डरता है कि उसको पता लगेगा, पुलिस वाले पैसे लेंगे, लड़की की पिटाई भी होगी, नशा ही छोड़ता नहीं। जब हम इकट्ठे होके गए तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि ये आदमी आया है, अब हमारा बिगड़ेगा नहीं। उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा पीता है, ये मेरा बच्चा पीता है, लड़के मान गए। फिर मैंने पूछा लेके कहां से आते हो, मेरे उसी सड़क के ऊपर आगे डाली है, उन्हें कहा फला आदमी वो बेचता है। हम इकट्ठे होकर उसके पास गए, उसको कहा भाई आप क्यों बेचते हो। उसने कहा कि मैं महीना देता हूँ 50,000 रुपए पुलिस को। मैं स्टेज से बोल रहा हूँ कि मेरी होता है यार कैसे कब मार रहे हो। एक आदमी जो नशा बेचता है बोला 50,000 महीना देता हूँ पुलिस को, मैं तो बेचूंगा। खैर उसी टाइम हमारे पास हमारे सरपंच थे पुराने साहब, उनके पास फोन आया कि आज के बाद नहीं बेचूंगा। पता लगा पंचायत घर घर घूम रही है। फिर उसका एक रिश्ता रहा मेरे पास, तो मेरा साला कहता है कि मैं नहीं बेचूंगा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आज तक हो गया होगा, आगे छोड़ दो, हम उसके लिए भी तैयार है। हमने ये बात पुलिस वालों ने की, बोला किसको देता है। मैंने कहा वो तो आपका नाम ले रहा था मैडम जी, एसपी तक भी देता हूँ, आपको तलाश करनी चाहिए ना कि एक आदमी क्या रहा है, मैं पैसे देता हूँ, आप उसको लो पकड़ के बता नहीं देगा मैं किसको देता हूँ, और वो कहां तक जाता है। यही घटना हमारे मंत्री के साथ जाखल में होती है। खुला दरबार है, थानेदार बैठा हुआ है, एक मौत हुई है करैल के अंदर 22 साल के लड़के की, जिसका एक बच्ची है सिर्फ, और एक ही भाई वो घर के अंदर अकेला, बाप उसका पुलिस में नौकरी करता है। नशा कहां से आता है, चूरपुर से आता है, बताया अपना लोग बेचते हैं, पुलिस की मदद से बेचते हैं। उसको मंत्री को शिकायत की जा रही है कि मंत्री जी यहाँ नशे बिक रहे हैं। तो बोला आप शिकायत करो, शिकायत करते हैं, थानेदार साहब बैठे आपकी। बोला फिर आप पकड़ के लाओ। बोला ये काम तो सिर्फ प्रशासन और पुलिस को होता है, हमारा काम नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना हम नागरिक का काम नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर। कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, करप्शन, कानून व्यवस्था, चोरियां एक तो ये नशेड़ी कर रहे हैं, नशे में चले गए, घर के बर्तन बेच रहे हैं, पड़ोसी के बर्तन बेच रहे हैं, कोई खाली घर मिलता है वहां से सामान उठा लेते हैं। और यहां तक तो ये कोर्ट के साथी बैठे हैं, ये मेरे मोनू साथी वकील है, इनका क्लाइंट है वो चोर था कुदरती, वो चोरी कर गया वहां कोर्ट के अंदर ही, उसकी तस्वीर आई हुई है उसके अंदर सीसीटीवी के अंदर, और इसने कहा, और वो चोर कहता है मैं चोर नहीं हूं, उसकी फोटो है उसके अंदर, और पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। ये गजब का खेल है। मेरे को नहीं पता, बुरा दौर था, मेरे बाद 6 लोग यहाँ एमएलए मिनिस्टर रहे, मेरे बाद सरदार हरपाल सिंह रहे, बहुत बड़े मंत्री थे मेरे बाद। उसके बाद मणिया साहब आए, फिर परमवीर जी आए, फिर उसके बाद बराड़ा साहब, निशांत सिंह आए, फिर मिलके बराड़ा साहब आए, बराड़ा साहब के बाद अब बबली साहब आए थे। अगला साहब वो आपकी मर्जी होगी, किसको साहब बनाओगे, किसको करोगे, क्योंकि यहाँ तो एक रवायत बन गई है। पर हम इन 6 जो हमारे मेरे बाद के लोग आए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, तक आपकी तनख्वाह कितनी है, आपके भत्ते कितने, आपकी सुविधाएं कितनी है, बकायदा कानून के अंदर दर्ज है। मेरे को आज तक नहीं समझ आया कि एमएलए बनते ही इनकी कोठियां, हर शहर में प्लॉट, और हर जगह इनके वो संपत्तियां कैसे बनती है, पैसा कहां से आता है। मेरे को तो मशीन दिखी नहीं, मैं भी 5 साल रहा हूं, पहले भी रहा हूं, आज भी रहा हूं। मैं दूसरी बात और कहता हूँ, एक दिन बैठे थे शहर के अंदर दुकानदार के पास, मैंने कहा जो राजनीति करता है उसको व्यापार नहीं करना चाहिए, उसको कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ राजनीति करनी चाहिए। अगर कहता मैं समाज सेवा के लिए आया हूं तो राजनीति करे। और क्योंकि मेरे को पता है कि फतेहाबाद के अंदर 2 नंबर की दुकान है दूराराम की, कभी चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे हैं, सारी मंडी का माल तब बिकता था जब तोड़ सकता होगा ठेके के अंदर, मेरे को हिस्सा नहीं दे रहा, मैंने तोड़ दिया, आपको पता होगा, यहाँ पे पंगा हुआ है कुआड़े के अंदर। ये जो कारोबार के अंदर राजनीतिक लोग आए हैं, उन्होंने पूरा का पूरा भ्रष्टाचार को पैदा किया है। सवाल यह है कि इसको इससे ऐसे ही बल्कि यहाँ हमारे यहाँ चला था, मंत्री जी आए 10 साल पहले, ये मधुर मिलन करते थे, साल में एक बार हलवा खिलाते थे, लोग जाते थे, हमने कहा यार साल में एक दिन तो खाओगे, 364 में रोटी का इंतजाम कौन करें। अब आजकल वो मेडिकल कैंप लगाते हैं, मैं कहता हूं मेडिकल कैंप क्यों, मेरा पेट दर्द आज हो रहा है, 1 साल के बाद कैंप लगेगा,
आप मेडिकल कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, इसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाएं क्यों नहीं देते आप? लैब होनी चाहिए, यहाँ टेस्ट होने चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, यहाँ डॉक्टर पूरे होने चाहिए। उसके बाद वो जाता है प्राइवेट में करवाना चाहता है, करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब के अंदर, दिल्ली के तो स्कूल बढ़िया बन रहे हैं, उसके बावजूद को प्राइवेट में जाना। इवन कि मैं कनाडा में देख के आया, कनाडा अमेरिका के अंदर प्राइवेट स्कूल वहां भी है, पर वो बहुत चुनिंदा लोग जाते हैं जो अपने स्टेटस के लिए जाते हैं। जैसे हमारे कभी लोग शिमला जाते थे कि मेरा बच्चा शिमला पढ़ रहा है, एक टाइम तो पढ़ाई के लिए जाते थे, आजकल स्टेटस के लिए भेजते हैं मेरा बच्चा शिमला पढ़ रहा है, चाहे वहां सुनकिया बन के वापस लौट आए, वो स्टेटस के लिए है। तो ये परिवर्तन हुआ है इन सालों के अंदर। ऐसे ही जो आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, आज शहर के अंदर कानून व्यवस्था का सवाल है, अपने पढ़ाई का सवाल है। हमारे पास अभी पिछले चुनाव था म्यूनसिपैलिटी का, तो एक दिन खबर आई कि मेडिकल कॉलेज के लिए वहां के फतेहाबाद के एमएलए कह रहे हैं कि हम शहर के अंदर बनवाएंगे मेडिकल कॉलेज। फिर खबर आई कि बोना का चुनाव है, बोना में बोला यहाँ बनना चाहिए। फिर जो टुहाने आते हैं बोला टुहाने बनना चाहिए, किसी गांव में जाएंगे गांव में बनना चाहिए, बनाना कहीं नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, एक बड़ी इंडस्ट्री जो आपने बर्बाद की है, ये शुगर मिल थी बोना की, तो आप ना तो मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह नहीं होगा। जगह बहुत बड़ी है, पास में नहर चल रही है, वहां रिसर्च सेंटर बनाओगे, मक्खी मच्छर नहीं है, टिब्बे की जमीन है, नहर का पानी है और बहुत बढ़िया बन सकता, बहुत खुली जमीन है। पर पता चला है कि वो जमीन भी इन बड़े लोगों ने खरीद ली है। ये जेजेपी के लीडरों का नाम बता रहे थे, मेरे को नहीं मालूम किसने खरीदी है। दूसरा, कई बार हमारे यहाँ पत्रकार दोस्त भी सवाल करते हैं, कभी तो ये पार्टियां, पोलिटिकल पार्टियां साइकिल इकट्ठा चलाती है, कभी साइकिल चलाती करती, कभी आपस में झगड़ा भी करते हैं। मेरे से पीछे भी किसी पत्रकारों ने सवाल किया था कि इनका आपस में रोड़ा क्या है बीजेपी और जेजेपी का। मैंने कहा रोड़ा तो उनका पता, उनको खुद बता सकते हैं। मैं तो एक जानता हूं, जमीन से जुड़ा आदमी हूं। कभी अड्डा रोड़ी में चले जाओ, अड्डा रोड़ी के कुत्ते आपस में लड़ते भी रहते, तो अड्डा रोड़ी छोड़ते कभी नहीं। लड़ाई क्या होती है उसकी कि जो अड्डा रोड़ी के ऊपर मरा जानवर पड़ा है, उनमें कौन सा हिस्सा बड़ा कुत्ता खाएगा तो छोटा कुत्ता खाएगा, बंटवारे के ऊपर रोड़ा होता है। अब सत्ता के अंदर मान खाने के ऊपर रोड़ा है, क्या और तो रोड़ा जनता के लिए नहीं है। अगर वो रोड़ा हो तो एक आदमी छोड़ दे, पार्टी छोड़ दे, राजनीति छोड़ दे कि मैं तंग मुझसे, ये खिलाफ है, मेरे को विकास नहीं करने देता, वो नहीं है सवाल। सवाल के करप्शन में किसका क्या, यहाँ तो डीएसपी भी 2 उठा रखे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, पर मैं था, मेरे साथ जैन साहब थे, तो हमने कहा 2 डीएसपी अब तो यहाँ चोरी चले रुक जाएगी। दोनों चुप बैठे। तो हमने कहा कि 2 डीएसपी क्यों है बताओ तो सही। असल में यहाँ नीचे हवलदार नहीं है, सिपाही नहीं है, स्टाफ कम है, डीएसपी 2 है। मेरे ख्याल एक डीएसपी है जाखल का और सिटी का, एक सदर का और अपना गुना का शहर है, नाम मिलता है, एक सदर का है। ऐसे 2 हिस्से में बांट रखा है। मेरे ख्याल ये 2 नेता है जो सत्ता के अंदर है, और दोनों का हिस्सा बांट रखा है कि एक डीएसपी किसको हिस्सा पहुंचाएगा, दूसरा डीएसपी किसको हिस्सा पहुंचाएगा। ये कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं हो रहा, ये सारा का सारा बिगाड़ के लिए हो रहा है। यहाँ गुंडागर्दी का सवाल है, हमारे पास सब एक साहब की कोठी है, सरदार जी रहे हैं, बहुत लंबा समय तक राजनीति की है। देश की आजादी के बाद जब हम छोटे थे तो टुहाना शहर के अंदर हमने देखा भी है और सुना था कि थाना और तहसील होती थी, उसी से पूरी राजनीति चलती थी। थानेदार उनका पसंद का होता था और तहसीलदार उनके पसंद का होता था। मेरे को पता है, बड़े सरदार जी की कोट अंदर जो घर था पुराना, मैं एक बार गया था, छोटा था मैं, तो बाहर जूतियां उतार के लोग अंदर जाते थे, सरदार जी एक ही कुर्सी पे बैठते थे, बाकी लोग जूते उतार के जाके मिलते थे उनको। ये राजनीति भी टुहाने के लोगों ने देखी है। टुहाने शहर का कोई सेठ, टुहाने इलाके का सरदार का चौधरी, कितना भी बड़ा हो अपने घर के अंदर, वो जब वहां जाता था तो खड़े होकर बात करनी पड़ती थी, बिठाने के लिए कुर्सी भी होती थी। हमने वो राजनीति देखी है। उस राजनीति के बाद बदलाव बहुत देखे हमने राजनीति के अंदर। 87 के अंदर जब मैंने चुनाव लड़ा, 85 के अंदर चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन था, बूथ कैप्चर हुए, या गोली चली, लाठीचार्ज हुए, हमें मुकदमे भी भुगतने पड़े। पर 87 तक आते आते हर घर में जाके वोट मांगने पड़े उन्हीं लोगों को जो एक कुर्सी पे बैठ के राज करते थे। यहाँ घर घर जाके उनको वोट मांगने पड़े। एक राजनीतिक तब्दीली हुई जब जनता का उसमें शमूलियत होनी शुरू हुई, तो उनको भी सीखना पड़ा कि जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता को घर पहले घर बुला के वोट लेते थे। और आज भी वो कमजोरी बड़ी हुई है कि चुनाव होने के बाद कभी कोई तकलीफ आती है तो वो कहेंगे वो अपना राज नहीं है। भाई राज तो पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, मैंने तो
बताया 45 साल पहले राजनीति शुरू की थी, हमें तो ये भी ध्यान नहीं था कि कभी मैं एमएलए बनूंगा। तो मैं तो नहीं कह सकता आप लोगों को मेरा राज आएगा फिर आपकी सुविधा मिलेगी। हम रोज लड़ेंगे, रोज लड़ते रहे, और यही आम आदमी पार्टी और आम आदमी का काम है, वही परिवर्तन करता है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी है उसकी, अभी आज मैंने बताया ये जितने लोग बैठे हैं इनमें कोई भी ऐसा स्थापित नेता नहीं है। वो जो पहले बोल के गए, वो बोला मैं तो पहली बार आया हूँ, अपना विजय कह रहे थे। हम यही चाहते हैं जो पहली बार आए वही बोले और वही आगे बढ़ के रहे। ये जो परिवारों के अंदर राजनीति चली गई है, घर के अंदर राजनीति चली गई है, बोला रणधीर को मिलेगा क्या परमवीर को मिलेगा, क्या फांसी लगनी है क्या दोनों को, कि किसको लगवानी है? क्या परिवार से बाहर को राजनीति नहीं कर सकता? क्या गुंडागर्दी इनके मौके नहीं पड़ी? आप बताओ, आप गुंडों के सामने कहीं टिक पाए आज तक? फिर किस बात के लिए? जिनकी परिवारों की राजनीति बाहर से शुरू करके हम जनता के बीच में लेके आए थे, तो आज सवाल है कि क्या कांग्रेस में कुछ सेवा करने वाला आदमी नहीं है? और एक बार टिकट का इनकार हुआ था, मेरे को भी पता पिछली बार, तो ये कह दिया था वर्करों को मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, टिकट मिली तो क्या है वफादारियां? अभी तो हुड्डा साहब का भी ये सुनाई दे रहा है कि शायद छोड़ सकते, नई पार्टी बनाएंगे। अभी वो रखे हुए हैं थोड़ा संभाल के कि जो जेजेपी का रोल था वो हुड्डा का रोल करवाएंगे, पहले उससे करवाया होना नहीं है। कल हम शाम को नैला में था, तो मैं एक जगह दुकान पे बैठ गए, चौधरी की दुकान थी, तो बोला मैं बराड़ा साहब का रिश्ता हूं, मैंने वहां की बड़ी मदद की है। बोला मेरे को लगता है कि बीजेपी दोबारा आएगी। मैं क्यों? बोला यार कुछ ना कुछ करेंगे। मैं क्या कुछ नहीं, मोदी आएगा तो देश नहीं बचेगा, ये गारंटी है। पर देश कभी खत्म नहीं होते, एक बार याद रखो। देश का मतलब देश की जनता होती है। जनता जब सोच लेती है, तो ये किसान आंदोलन के टाइम कहते मोदी मानता तो नहीं, मोदी मान्या भी, मोदी ने माफी भी मांगी, मोदी ने कानून भी रोके, मोदी वही था। सब कह रहे थे मोदी मानने वाला नहीं है, पर जब जनता उतर आई सड़कों पर, और किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं था, और बता दूं मैं, उसके पीछे सब जनता की भावनाएं थी। आप कभी अंदाजा कर सकते हो कि एक आदमी का शोरूम है और 1.5 साल तक शोरूम बंद होते, किसान मिल जाके कहा कि आप औरतें हैं, आप पर्दे में जाके नहाना चाहती है, हमारे घरों को इस्तेमाल करो, तब वो आंदोलन टिक पाया था। बहुत कोशिश की गई उसको धर्म के नाम से बांटने की, बहुत कुछ कोशिश की। शहरी बोला दिल्ली के लोग बहुत तकलीफ में है, दिल्ली के लोग बोले हमें तो ऐसे लोग मिले नहीं, हमको तकलीफ है नहीं कोई भी। दिल्ली के लोगों को तकलीफ नहीं थी। जब जनता को तकलीफ होती है तब जनता विरोध में आ जाती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस आंदोलन में लोगों का साथ था, वो जीते। खड़ा होने के बाद परिवर्तन में कोई अच्छी चीज हमारे पास आए। अभी जैन साहब बोल रहे थे, ये जो फ्री की बात कह के जो गुमराह किया जा रहा है, फ्री क्या होता है? कि जो पैसा वास्तव में दिया जा रहा है वापस, क्या वो फ्री है? जो हमारा हक है। अब शहर के अंदर मतलब 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, उनको को तुम बिजली चोरी कर लो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, और बाकी लोगों के ऊपर बिजली के बिल बढ़ते रहे। उसकी बजाय अगर सभी को बिजली के बिल कम आने शुरू हो जाए, वो अच्छी बात है। जब 50-60 लोगों को फायदा, वो अच्छी बात है। बात तो वही टिकी हुई बिजली तो वही है। अब पंजाब के अंदर जब उन्होंने शुरुआत की, वो कह रहे थे यार पंजाब का खजाना खाली करेंगे कैसे, ये कर नहीं पाएंगे, करेंगे फिर देखेंगे। कर दिया। वहां की जो सब्सिडी देनी पड़ती सरकार को, वो सब्सिडी लगातार दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा जनता के ऊपर कैसे खर्च किया जाए। यहां उल्टा हुआ है। जहां देश में कहा ये उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर दे दिए, बांट दिए, फ्री में दे दिए। जो 2000 का कनेक्शन था वो फ्री में दे दिया, और जो 250 का सिलेंडर था वो 1100 का कर दिया। 2 सिलेंडरों की कीमत कनेक्शन के बराबर कर दी, और गाहक पक्के कर दिए। जैसे फीम का गाहक और जिसमें सिलेंडर कभी कभी तो फंसेगा कंपनी को। ये तरीका है। ऐसे ही किया कि जो फ्री में खाते खुलवाओ, आप ये बैठे बैंकों के हमारे साथी जो काम करते रहे, खाते फ्री खुलवाए गए, और आप कह दिया मिनिमम इतना होगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। बेटा ये शुरू कर दिया ना, कुछ पैसा रखना होता है लोग उसमें। तो ये तरीकों से किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा होकर अडानी अंबानी कैसे लेके चले गए। अभी घोटाले आ रहे हैं। कैग की रिपोर्ट है, जो सरकारी एक अदारा है बहुत बड़ा, अपने आप स्वतंत्र जांच करता है। सवाल है कि अडानी को दिया जाए, जहां
ये जो करोड़ों लोगों को दिया जाए, उसके साथ पढ़ाई का सवाल है। पहले तो स्कूल की पढ़ाई की, ये टोहाने का स्कूल है, इसका विकास क्यों नहीं किया उन्होंने? हम सभी लोग टोहाने के स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। ये वाईपी साहब भी आप प्राइवेट में नहीं पढ़े, ये बैंक की नौकरी करके आए हैं, पास करके। यहाँ बहुत लोग मिलेंगे इस स्कूल में, इस स्कूल के बड़े डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। अब डॉक्टर 5 करोड़ में बन के आता है, 10 करोड़ में बन के आता है, वो डिग्री लेके आता है, पढ़ाई नहीं है। ये जो खोल डिग्री मिल जाती है, और वो डॉक्टर बन के आए थे फ्री के अंदर, जो यहाँ से पढ़ के गए थे। ये पढ़ाई के अंदर परिवर्तन हुआ है, यही मेडिकल के अंदर परिवर्तन हुआ है। और किसी भी देश के अंदर अगर देश का विकास चाहते हो, 2 चीजें कंपल्सरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा। जो देश के नागरिक शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, वो सबसे बढ़िया देश को चला पाएंगे, उनकी पैदावार की हिस्सेदारी होगी, उसके बिजनेस को अंदर हिस्सेदारी होगी। अब दोनों चीजों को ये रोकना चाहते हैं। और केजरीवाल साहब पहली बार देश के अंदर, मैं तो हैरान था, मैंने भी राजनीति सीखी भी है, जो जनता की नब्ज को पकड़ा नहीं। अब सबसे ज्यादा पीड़ादायक है, अगर घर के अंदर देखोगे आप, सबसे बड़ा बच जो कमाई का जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई और घर की मेडिकल के ऊपर होगा। आप बैठ के कभी हिसाब कर लेना। अब दोनों चीजों से वो छुटकारा करवा रहे हैं आपका, दोनों में आप सहूलतें मिल रही है आपको। आप मेदांता में चले जाओ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा नाम है, पर डॉक्टर एक ही मिलेगा हार्ट का, 10 नहीं। आप एम्स में चले जाओ, कम से कम 200-250 डॉक्टर होंगे जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, जो बैठ के डिस्कस करते हैं। मैंने वहां इलाज करवाया, 7 डॉक्टर थे, जो हालांकि सैकड़ों डॉक्टर है, रीढ़ की हड्डी का मेरा था, 10 डॉक्टरों का बैठकर पैनल डिस्कस कर रहा है, यार इसका कैसे किया गया। मैं ये नहीं कहता एक डॉक्टर बहुत काबिल हो सकता है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा तो वो दूसरे डॉक्टरों से सलाह कैसे करेगा? सलाह कर लेगा तो और बेटर हो जाएगा, उसका वो जो डिसीजन लेना होगा, वहां बहुत कम चांस होंगे कि वहां नुकसान हो पाए। तो ये प्रणालियों को क्यों नहीं विकसित किया जाए? तो ये आम आदमी पार्टी पहली बार उन्होंने सोचा आज। अरे कमाल की बात, मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, आप दुकानदार हो, आप रेडी रिक्शे वाले हो, तांगे वाले हो, कारोबार करते हो, घर में कोई बीमार है, चले गए वहां, डॉक्टर सभी सुविधाएं लेके बैठा हुआ है, टेस्ट हुए, उसके समझ नहीं आया, एम्बुलेंस बुलाई, चलो सर गंगाराम में, चलो पुराने हॉस्पिटल में, हर तरह की सुविधाएं मिल रही है जो आम आदमी को मिलती थी। अब इन्होंने उल्टा कर रखा है। मेरे को, मैं ये अभी जैन साहब बोल रहे हैं, वो नहीं देते, दूसरा पास उसके नहीं मिलते, रेलवे के ऊपर मिलते जब एमएलए होते हैं, एक्स को नहीं मिलते, पर बस सर्विस फ्री है। बस में आजकल एमएलए बैठते नहीं, मैं बैठता था, उसके बाद वो आया नहीं बैठेगा, बसों का हाथ भी ऐसी कर दी, मैं बैठता था, बस फ्री, अब भी फ्री, मेरे लिए भी फ्री है, पेंशन है। पर मैं पहली बार हैरान हूं, हालांकि टैक्स हमारे लगता है हरियाणा में, पेंशन के ऊपर जो टैक्स है, इनकम टैक्स में आता है, पर पंजाब में ये था टैक्स फ्री नहीं था। टैक्स इनकम का कोई दुनिया में फ्री नहीं होता, सिर्फ कारपोरेट का होता है, किसी का नहीं होता, पर जो इनकम कर रहा होता है टैक्स उसको भरना होता है। पंजाब ने कानून बना दिया कि जो पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा वो पंजाब गवर्नमेंट भरेगी। पेंशन 5 लेंगे, इनकम उसकी एमएलए मिनिस्टर की होगी और टैक्स उसका सरकार बढ़ेगी, नानी खत्म करेगी तो छठी भरेगा, हमारे कहावत है, ये बना रखा था कानून, वो बदल दिया। एक पेंशन है, वो पेंशन भी एक है, मेडिकल की सुविधा, मैं अगर मेदांता के अंदर इलाज कराऊं 1 करोड़ का बिल भी सरकार को भरना पड़ेगा। मेरी समस्या आ गई थी छोटी सी, रीढ़ की हड्डी के अंदर, मैं अग्रवा गया, एम्स में गया, तो मेरे एक वकील दोस्त ने कहा, यार यहाँ ट्राई सिटी के अंदर बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वहां दिखाओ एक बार। डॉक्टर साहब से फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा आ जाओ आप एमआरआई करवा के आओ। कहाँ से? जिस एमआरआई वाले के पास भेजा, तो मैंने कहा ये एमआरआई करवानी, बोला 6000 दे दो। मैंने वैसे कहा उसको, मैंने डॉक्टर साहब को 4000 बोल रहे थे, बोला फिर आप 5 दे दो। जब उससे 5 कहा तो फिर मैंने थोड़ा और करना हुआ, डॉक्टर साहब को जब 4 करे मैं 5 क्यों दूं? तो बोला फिर आप 4 दे दो। आधा लाख तो मेरा मानसिक तौर पर वही हो गया, ठीक काम चल रहा है इनका। जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचा 1000 लेके, उन्होंने वो कोई रिपोर्ट नहीं देखी। एम्स की रिपोर्ट मेरे पास है, अग्रवा मेडिकल की बहुत बढ़िया डॉक्टर छापरा, उनकी रिपोर्ट मेरे पास है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख जमा कराओ और मैं ऑपरेशन करूंगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो 5000 रुपए तो दे दिए, 1000 आपके यहाँ फीस होगी, 4 मान दे के आया हूँ, मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे को चिंता है। फिर मैंने कहा कि आपका गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ है, ये अभी आजकल कर रहे हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं वो, पैनल के ऊपर आए हुए हैं। बोले नहीं मैंने अप्लाई कर रखा, अभी बना नहीं, बन जाएगा। फिर उसको ध्यान आया कि तेरे को हरियाणा गवर्नमेंट क्यों देगी? बोला जी आपको क्यों देगी हरियाणा गवर्नमेंट? तो मैंने कहा कि मैं एक्स एमएलए हूँ। एक तो उसकी समझ आ गया
कि जिस XMLA के बाद 1.5 लाख रुपया नहीं साला महंगी होगा और क्या है, सोचा उसने। फिर उसने कहा कि भी आप पहले इलाज कहाँ करवाया। मैंने कहा मैं तो आपके हैरान देख के कि आपकी करवाई हुई MRI आपने खुद नहीं देखी, और 5 इंस्टीट्यूट का मैं आपके सामने रिपोर्ट रखे बैठा हूं, आपने किसी की नहीं मारी, आपने सीधा सौदा शुरू कर दिया है। आपका बड़ा धन्यवाद, मेरे को ये रिपोर्टें दो, आपसे लेंगे। मैं कहता हूं कि वहां 1 लाख सरकार देती है, 1 करोड़ देती है। मैं कहता हूं कि सिविल अस्पताल को हटाने क्यों देते 1 करोड़, और मेरे को आदेश क्यों नहीं देते कि आप वहां इलाज कराओ। मैं MLA था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम, ये डॉक्टर गुप्ता ही थे उस टाइम यहाँ ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर, मेरा ऑपरेशन यही किया था। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी ड्रिप्स टूट गई थी। उस टाइम सभी तरह के डॉक्टर थे। पहली बार यहाँ डॉक्टर सिंह थे, मेरे को याद आया डॉक्टर जिसने पहली बार टोहाने के लोगों को बताया कि दांत भी बड़ी जरूरत की चीज होती है, आमतौर पर कुछ चीजें आप छोड़ देते हैं। डॉक्टर थे पूरे। अब मैं जब डॉक्टर के पास जाएगा, एक MLA इलाज करवाने के लिए जाएगा, एक XMLA जाएगा, तो मेरे को उसको तो डॉक्टर डर के मारे नहीं ले गए। मेरी माँ जाती थी की बात, तो उनको पता था कावड़ की हरपाल की माँ है, तो शाम को मेरे को कहती बेटे तू वैसे ही गुस्सा हो रहा है, डॉक्टर तो बड़े शरीफ हैं। तो मैं मजाक करता मेरी माँ आज तेरे को बर्फी के साथ चाय पिलाई डॉक्टर है, उस्ताद थे ना पिला देते दिन चलो आइए माइक कुछ हो जाएगी। तो ये क्यों उसको खत्म कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में सुविधा दो, उसके बाद जो सुविधाएं और अच्छी देना चाहता जाएगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल हमारे सामने खड़ा, जिस नब्ज को केजरीवाल साहब ने पकड़ा। अब वहां क्योंकि उस काम को वहां दिल्ली में पूरा कर रहे थे, तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहां का माहौल पैदा किया है कि एक अफसर की भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। भले सरकार है चुनी हुई, अधिकार नहीं है उसके पास, वहां की म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास ज्यादा अधिकार है और वहां की गवर्नमेंट के पास कम अधिकार है। अब उसके बाद पंजाब में मौका मिला तो उन्होंने 200 से 300 करके, मेरे ख्याल अपना पड़ोस है, मैं तो कल भी जाखल के पास था, 36,000 से ज्यादा नौकरियां 1.25 साल के अंदर आई। बाकी तो मैं बंद किए जा रहे हैं, वहां नौकरियां निकल रही हैं। और आपको हैरानी होगी कि 10वीं तक उनकी कंडीशन है जो पंजाबी भाषा की वो मदर टंग चाहिए उनको। हमारे हरियाणा के गांव से लड़कियां वहां नर्स भी लग रही है, पटवारी भी लग रही है, ASI भर्ती हो रही है लड़की के वहां हरियाणा से। ये परिवर्तन है। तो आम आदमी जो मैं कह रहा हूं, आम आदमी की सरकार, आम आदमी कहते हैं कि कैसे चलाएंगे, ये नए लोग आए हैं। एक दिन तो उनके वहां पुराने लीडर प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे थे, मेरे को बोला बड़ा अचंभा हुआ, मेरे सामने वो आदमी बैठा है जो बोला टेलीफोन ठीक करता था। क्यों भाई, टेलीफोन ठीक करने वाला MLA नहीं बन सकता क्या? एक मोची MLA नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता बताओ तो सही, उसके खोट क्या है? भले इसके उनके खानदानों में लिखा हुआ है। ये आम आदमी ने पहला फर्क किया कि आम आदमियों में से राजनीति की शुरुआत की, क्योंकि आम आदमी ही आम आदमी का दर्द को जानता है। जो करोड़ों रुपए खर्च करके राजनीति कर रहे हैं वो आम आदमी की तकलीफ को नहीं जानते कि आम आदमी की तकलीफ क्या है। ठीक है, इलेक्शन के टाइम जो मर्जी करे। आज की मीटिंग हमने सिर्फ इस वास्ते बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, मैं बार बार इस वास्ते कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पत्रकार के दोस्त मेरे चले गए, यहाँ बैठे हैं, वो नाराज थे कि हमें सूचना नहीं मिली, बल्कि मेरे रोकते रोकते एक हमारे दोस्त ने डाल दिया इसके ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर से संदेश आया कि आप मीटिंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो बोला जी हमें सूचना सेंटर में, मैंने कहा ऐसी मीटिंग नहीं है जो सूचना वाली हो। इसी हाल के अंदर हमने प्रीवियस साल मीटिंग की थी, ये हाल भरा हुआ था। हमने मिर्ची क्यों किया कि हमने फोन इतने किए थे, इतने के लोग आएंगे मिर्ची में, अपना हॉल के अंदर पूरे आ जाएंगे बंदे अपने पूरे। ये मिर्ची होटल कई संदेश था सबके पास, ये इसी बात से दिया था जितने लोग आप आए हो, हमें इतनी उम्मीद से करके हमने फोन किया था। और मैं आपको बधाई देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे दोस्तों का बहुत मैं कर्जदार हूं कि आज आपने हिम्मत इतनी बढ़ाई है कि जिन लोगों को मैंने फोन किया सभी लोग यहाँ आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका, और मेरे को फख्र है मैं इन दोस्तों के ऊपर कि नेक्स्ट मीटिंग आज आपसे ही पूछेंगे। आपका वो मीटिंग नहीं होगी जिसमें हम अपने कुछ स्टेट के लीडर बुलाएंगे, गुप्ता जी को आ सकते हैं, अनुराग जी है, उसमें कैसे आप सहयोग कर सकते हो, कौन साथी है कोई 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय दे सकता है सुबह का शाम का, ताकि हम शहर के अंदर अगला जो कार्रवाई। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि मैं आंदोलनों का आदमी हूं, आंदोलन से पैदा हुआ मैं, कि मैं आज कल